हेलो बच्चों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस फीलिया पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रस्तावना इस समय पढ़ रहे हैं और आज ये लास्ट क्लास है। प्रस्तावना का तीसरा क्लास है, लास्ट क्लास है। इससे पहले हम 2 क्लास पढ़ चुके हैं प्रस्तावना के बारे में थोड़ा सा, और उसके बाद प्रस्तावना से रिलेटेड जो विवाद थे उसको पढ़ चुके हैं हम। आज हम पढ़ेंगे प्रस्तावना, और प्रस्तावना देखेंगे क्या क्या प्रदर्शित करता है, किस किस वर्ड को वो हाईलाइट करता है, उस वर्ड को हम देखेंगे। ठीक। तो प्रस्तावना देखेंगे किस किस चीज को इंडिकेट कर रहा है। प्रस्तावना क्या क्या बताता है? प्रस्तावना बताता है कि सत्ता का स्रोत किसमें है। प्रस्तावना बताता है कि राज्य की प्रकृति कैसी है, एंड नेचर ऑफ स्टेट कैसा होना चाहिए। प्रस्तावना बताता है कि राज्य का उद्देश्य, मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट क्या होना चाहिए, देश राज्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए। प्रस्तावना बताता है कि हमारा संविधान कब लागू हुआ। ठीक। तो प्रस्तावना सबसे पहले हम देखते हैं सत्ता का स्रोत। प्रस्तावना सबसे पहले सत्ता का स्रोत बताता है कि सत्ता का स्रोत आखिर भारत में है किसमें। तो सत्ता का स्रोत जो होता है भारत में, भारत के लोगों में ही है। ठीक। भारत की जनता में ही, क्योंकि प्रस्तावना का शुरुआत ही होता है हम भारत के लोग से। ठीक। तो इस सत्ता का स्रोत किसमें है? हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है, इसलिए जनता, भारत की जनता में ही सत्ता का स्रोत है। ठीक। क्योंकि जनता ही, भारत की जनता ही सरकार चुनती है, भारत की जनता ही सत्ता में बैठे लोगों को चुनती है। ठीक। इसलिए टोटल सत्ता का स्रोत भारत की जनता में है। तो भारत, ये पीवाईक्यू भी है किसके लिए? यूपीएसआई वालों के लिए पीवाईक्यू क्वेश्चन आ चुका है कि सत्ता का स्रोत किसमें है, भारत की जनता में है। अब इसमें 3 टर्म्स हम लास्ट में देखे थे, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। इनका अर्थ क्या होता है? अंगीकृत का मतलब होता है एडॉप्ट करना, स्वीकार कर लेना। किस चीज को? संविधान को। हमने संविधान को एडॉप्ट, स्वीकार किया। अधिनियमित किया, अधिनियमित मीने एक कानूनी दस्तावेज के रूप में अधिनियमित किया हमने। कैसे? कानूनी डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स बना के संविधान को उसको रख दिया, ताकि समय समय पे आने पे उसमें उससे डिसीजन दिया जा सके। उसके बाद थर्ड वर्ड क्या था? आत्मार्पित। आत्मार्पित, आत्मार्पित मतलब होता है कि स्वयं पर अर्पित करना, मतलब संविधान को हमने ही बनाया और स्वयं अपने ऊपर ही लागू किया। ठीक। हमने बनाने का मतलब संविधान सभा द्वारा बनाया गया है। संविधान सभा जनता ही द्वारा चुनी गई थी, भले ही इनडायरेक्ट चुनी गई थी। तो ये तीनों वर्ड मैं समझता हूँ समझ में आ गए हो। अंगीकृत मीन्स अडॉप्ट करना होता है, अधिनियमित मीन्स लीगल डॉक्यूमेंट होता है, एज ए लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में हमने इसको संकलित करके रख लिया है संविधान को। आत्मार्पित, आत्मार्पित स्वयं को अर्पित, स्वयं बनाना, स्वयं पे अर्पित करना। राज्य की प्रकृति क्या है? राज्य की प्रकृति के बारे में प्रस्तावना बताता है कि इसमें देखिए कौन कौन सा वर्ड आया है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। संप्रभु, संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि ऐसा राज्य जो आंतरिक और बाह्य रूप से किसी देश पर निर्भर ना हो। वो अपना डिसीजन, आंतरिक डिसीजन हो या बाहरी डिसीजन हो, ठीक है, वो खुद ले सके, वही होता है संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न राज्य। ठीक। उसमें किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप ना हो, यही होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। समाजवादी क्या होता है? भारत जो होता है समाजवाद को भी बढ़ावा देता है, लेकिन भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद का कॉन्सेप्ट है। समाजवाद दरअसल देखा जाए तो मेन एक होता है साम्यवादी समाज विचारधारा। साम्यवादी समाजवादी विचारधारा जो होती है वो एक्सट्रीम पॉइंट पे होती है, वहाँ राज्य हर चीज कंट्रोल करता है। लेकिन लोकतांत्रिक समाजवाद जो होता है भारत में है, और लोकतांत्रिक समाजवाद में मिक्स अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, जैसे भारत में। ठीक। तो समाजवाद विचारधारा का मतलब जितने भी संसाधन हैं उनका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो भारत की जनता में या देश की जनता में या देश के लोगों में। कहें समाजवाद संसाधनों का बंटवारा ही सबसे मेन विचारधारा में, इसके संसाधनों का बंटवारा ही आता है। सबके पास खाने के लिए रोटी हो, सबके पास रहने के लिए मकान हो, सबके पास पहनने के लिए कपड़ा हो। ठीक। सबके पास पीने के लिए स्वच्छ पानी हो।
तो भारत सरकार ऐसा करता है डीपीएसपी के थ्रू, ठीक। नेक्स्ट आता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष क्या है? पंथ निरपेक्ष जो होता है ये होता है सेकुलरिज्म का। सेकुलरिज्म में होता है उससे धर्म निरपेक्ष होता है, लेकिन भारत अपने यहाँ पंथ निरपेक्ष वर्ड यूज करता है संविधान में। और पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है ऐसा राज्य जिसका कोई धर्म नहीं होगा, बल्कि ये राज्य जो होता है तटस्थ होकर सभी धर्मों को समान रूप से प्रमोट करेगी, या फिर जो भी नर्चर करेगी सभी धर्मों को करेगी समान रूप से। पंथ निरपेक्ष होने का मतलब ये नहीं है कि उस देश में धर्म नहीं होगा या फिर वो देश सरकार नास्तिक हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, बल्कि ये धर्म को व्यक्तिगत रूप मानेगी। व्यक्तियों का अपना धर्म होगा, वो मानेंगे, बाकी सरकार का कोई धर्म नहीं होगा और सभी धर्मों को ये समान रूप से ट्रीट करेगी। लोकतांत्रिक का मतलब होता है लोगों का शासन, जनता द्वारा चुनी गई सरकार जिस देश में होती है वो लोकतांत्रिक कंट्रीज होती है, ठीक। और लोकतांत्रिक कंट्रीज में संविधानवाद इजीली पाया जाता है। संविधानवाद का मतलब वह देश या राज्य अपनी जनता के वेलफेयर के लिए उनको फ्रीडम देगा। किस चीज़ का फ्रीडम? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट, धर्म को मानने की स्वतंत्रता, मतलब कहीं ना कहीं ये सब चीज देगा वो, ठीक। तो ये कहलाएगा आपका लोकतंत्र। लोगों का शासन। गणराज्य, जहाँ पे जो होता है राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है, भले ही वो डायरेक्ट चुनाव हो या इनडायरेक्ट चुनाव हो, वह गणराज्य होता है। जैसे हम लोग के यहाँ जो होता है राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव इनडायरेक्ट होता है, राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट जनता नहीं चूज करती, बल्कि उसको सांसद और विधायक चूज करते हैं, इलेक्ट करते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो लेकिन जबकि ब्रिटेन गणराज्य नहीं है। ब्रिटेन लोकतांत्रिक देश है लेकिन गणराज्य नहीं है, क्योंकि वहाँ पे राजशाही है, राजा का शासन है। कहीं ना कहीं जो राष्ट्राध्यक्ष वहाँ का वो राजा है, ठीक है। तो ये हो गया गणराज्य। हम गणराज्य यूरोप के कई कंट्रीज ऐसे हैं जो डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन वो रिपब्लिक नहीं है, मतलब गणराज्य नहीं है, जबकि हम गणराज्य भी हैं और रिपब्लिक भी हैं, ठीक। और उसके बाद आता है राज्य का उद्देश्य क्या होगा। सॉरी, राज्य का उद्देश्य जो होता है, राज्य 3 तरह के उद्देश्य को बताता है। पहला न्याय में जो होता है, प्रस्तावना में न्याय जो हो 3 प्रकार की बात की गई। कौन कौन से न्याय? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और ये आपका PYQ है कि ये जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है वो कहाँ से लिया गया है? ये रूसी क्रांति से लिया गया है, ठीक। सामाजिक न्याय का मतलब होता है सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं होगा। सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय, कोई भी व्यवसाय कर सकता है, किसी भी बिजनेस को कर सकता है, जो भी भारत सरकार द्वारा लीगलाइज है, मतलब लीगल है। राजनीतिक न्याय का मतलब क्या होता है? आपको सरकार चुनने का अधिकार, मतलब आपको अपना सांसद, विधायक चुनने का अधिकार है, आपको वोट देने का अधिकार है, यहाँ तक कि आपको खुद चुनाव लड़ने का अधिकार है, पार्टी बनाने का अधिकार है। राजनीतिक न्याय, ठीक। बाकी दूसरा क्या बात है? स्वतंत्रता की बात करता है। स्वतंत्रता कितनी है? 5। ये इंपॉर्टेंट चीज है। 5 कौन कौन से हैं? विचार, आप किसी भी टॉपिक पर कोई भी विचार दे सकते हैं, ठीक। आपका अपना स्वतंत्र विचार है। और डेमोक्रेसी की ये पहचान है कि वो विचारों की स्वतंत्रता होती है। वहाँ पे अलग अलग किसी विचार का मतलब व्यू, किसी भी चीज को देखने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, वही विचार होता है। अभिव्यक्ति, उसे एक्सप्रेस करने का अधिकार। एक्सप्रेस का मतलब आप किसी भी विचार को पेपर के थ्रू बता सकते हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू बता सकते हैं, या मूवी के थ्रू बता सकते हैं, या नुक्कड़ नाटक के थ्रू बता सकते हैं। यही अभिव्यक्ति होती है। और डेमोक्रेसी में ये सब पाया जाता है, अभिव्यक्ति भी। विश्वास, आप किसी भी चीज़ पे विश्वास कर सकते हैं, जैसे आप किसी भी धर्म में विश्वास कर सकते हैं, धर्म को मान सकते हैं। जब धर्म को मानेंगे तो आप उससे रिलेटेड उपासना भी करें। उपासना का मतलब होता है कर्मकांड।
उपासना का मतलब होता है कर्मकांड। जब आप किसी भी धर्म को मानेंगे तो उससे रिलेटेड जो कर्मकांड होते हैं वही उपासना कहलाता है। जैसे अगर आप सिख हैं तो गुरुद्वारे में जाते हैं, आप ईसाई हैं तो चर्च में जाते हैं, हिंदू है तो मंदिर में जाते हैं, वहाँ पूजा करते हैं, मुस्लिम है तो मस्जिद में जाते हैं और नमाज अदा करते हैं। जो भी आपका कर्मकांड होता है आप करते हैं, यही आपकी उपासना कहलाती है। ठीक, तो स्वतंत्रता कितनी है? 5। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। जबकि समता कितनी है? 2। कौन कौन? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा का मतलब होता है सम्मान, इज्जत, समाज में आपकी प्रतिष्ठा। जैसे एग्जाम्पल आप अपने समाज में ही सुनते होंगे, अरे यार मास्टर साहब की बड़ी प्रतिष्ठा है समाज में। समाज का मतलब होता है इज्जत, सम्मान। ठीक, तो समता किसका देता है? प्रतिष्ठा देता है। फिर अवसर भी देता है, सबको समान अवसर देता है। भारत सरकार कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उससे रिलेटेड अगर आप योग्यता रखते हैं तो आप कंपटीशन दे सकते हैं। आप में योग्यता है तो बीट करके उसको ले भी सकते हैं। ठीक, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता देता है। प्रतिष्ठा का मतलब सबका सम्मान होना चाहिए। किसी को जाति वर्ड, किसी को आप जाति सूचक वर्ड यूज नहीं कर सकते किसी के खिलाफ। और ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन भी है। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट आप जा सकते हैं अगर कोई भी आपको जाति सूचक वर्ड यूज करके बुला रहा है। तो यही प्रतिष्ठा है। लेकिन आप संविधान पढ़ते समय ये देखेंगे कि आपका बैकग्राउंड कैसा रहा है। बैकग्राउंड कहीं ना कहीं जस्ट इसके अपोजिट रहा है, तभी ये सब वर्ड आया हमारे संविधान में। हालांकि ये डेमोक्रेसी का मूल तत्व भी होता है। और संविधान लास्ट में लागू कब होता है हमारा? 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया जाता है और कंप्लीटली रूप से लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 को। ठीक, तो संविधान यहाँ पे हमारा खत्म। तो आज हमारा प्रस्तावना जो होता है वो खत्म होता है। ठीक है, बाकी एक वर्ड और है प्रस्तावना में जो होता है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का यहाँ लिख सकते हैं। एवं बंधुता, ये जो होता है फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है। और ये भी PYQ है। किसका? PYQ है किसका? UPSI का। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता है, समानता है और बंधुत्व की जो टर्म्स है, बंधुत्व का जो शब्द है, वो कहाँ से लिया गया है? फ्रांसीसी क्रांति से। जबकि न्याय, न्याय में तीनों कौन? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय कहाँ से लिया गया? रूसी क्रांति से प्रभावित है और दोनों PYQs में आ चुके हैं। ठीक, तो आज प्रस्तावना हमारा खत्म होता है और प्रस्तावना बाकी हम नेक्स्ट क्लास से आगे नागरिकता के टॉपिक को शुरू करेंगे। तो जो भी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पे जुड़ सकें और आपको और अच्छा मैटर मिल सके। ठीक, तो प्रस्तावना यही इतना था। अब बाकी आप कमेंट करके बताएंगे प्रस्तावना की भाषा और प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया। ठीक, और प्रस्तावना को किस केस में संविधान का अंग माना गया। ठीक है, और किस केस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं की मन की कुंजी है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप कोई भी समस्या हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।